हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के गद्य के चैप्टर 3 रॉबर्ट नर्सिंग होम में। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें मतलब एक पेज पढ़ लिया था। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हमें कहाँ से पढ़ना था बच्चों? दूसरे पार्ट में सर हमें यहाँ से पढ़ना था। इससे पहले की चीज़ें हमने पार्ट 1 में पढ़ ली है। अगर आप नहीं देखें पार्ट 1 तो सबसे पहले जाकर आप पार्ट 1 को देख लीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, सीखिएगा। और देखिए, कहानी को सिर्फ उसके उत्तर लिखने के लिए मत समझिएगा बच्चा, इसको अपने जीवन में अपनाने के लिए समझिएगा। इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है। वास्तव में कहानियाँ पढ़ने का हमें मूल, जो भी पाठ हमें पढ़ाए जाते हैं उसका मूल है उसे अपने जीवन में अपनाना। प्रश्न उत्तर तो एक औपचारिकता है कि हाँ हमने लिखा, इतने मार्क्स आए नहीं आए, कितनी हमने उसको निष्ठा के साथ पढ़ी वो दर्शाता है। लेकिन बच्चों, जो वास्तविकता है वो अपने उसको जीवन में अपनाना। फटी आंखों कुछ दूर में मैं उसे देखता रहा। फटी आंख से मतलब कहते हैं ना, आंख खोल के बड़ी बड़ी आंखों करके किसी को देखना, उसको फटी आंख कहते हैं। तो फटी आंख से कुछ देर तक मैं उसे देखता रहा। ठीक है, तब कुछ अच्छा देखिए, उससे पहले क्या हमने कहानी पढ़ी थी? उससे पहले हमने पढ़ी थी कि उनकी तबीयत, उनके घर के सदस्य की तबीयत खराब हो जाती है तो वो उन्हें रॉबर्ट नर्सिंग होम में ले जाते हैं। तो एक माँ आती हैं, कमरे में शांति हो जाती है, वो माँ और कोई मदर टेरेसा रहती हैं। फिर उसके बाद से एक जर्मनी की लेडी आती हैं, तो वो जर्मनी की लेडी मदर टेरेसा से प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप और ये दोनों लोग एक साथ कैसे मतलब रह लेती हैं, वो जर्मनी, वो हिटलर की देश वाली, आप ऐसी। तो वो जवाब देती हैं कि उन्होंने जितना नुकसान झेला मैंने भी उतना है नुकसान झेला। फिर आगे अब बताती हैं चीज़ें, तो आगे से हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो इतने से आपका रिकॉल हो गया होगा। फटी आंखों से कुछ देर तक मैंने उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। मतलब इनके आंख बड़ी बड़ी करके देखना, उसे फटी आंख करके देखना कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो देखते रहे। फिर तब कुछ देर कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। फिर कुछ देर बाद उन्होंने उसे बिस्किट भेंट किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू, तांगशो। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी और जर्मनी भाषा के शब्दों में मिलाकर बोलती थी। ठीक है, तो वो अक्सर क्या करती थी कि अक्सर हिंदी, अंग्रेजी भाषा और जर्मनी की भाषा का प्रयोग कर कर बोलती थी। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग, वो जर्मनी की रहने वाली थी। मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखाऊं, क्रिस्टहेल, हाँ, क्रिस्टहेल के साथ एक रूप में ध्येय रस, तुम्हारे देश महान है जो युद्ध देवताओं को, हिटलर को जन्म दे सकता है। समझे? तो वो कहाँ पे रहने वाली थी? देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि वो कहाँ पे रहने वाली थी। क्रिस्टहैंड सर, वो जर्मनी की रहने वाली थी। इसलिए आप लोग देखिए, यहाँ पे लेखक ने जिक्र किया है कि वो देखिए 3 भाषाओं में, जब उन्होंने बिस्कुट दिया तो उन्होंने 3 भाषाओं में उसका जिक्र किया। धन्यवाद, थैंक यू, तांगसू। तांगसू जर्मनी में है। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी व जर्मनी भाषाओं से मिलकर बोलती हैं। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। और हम सभी क्या हुए? हम सभी हंसने लगे। हम सभी हंस पड़े, मुस्कुराने लगे और हंसती हंसती भाग गई। और वो हंसती हंसती भागी, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग हंसने लगते हैं तो वहाँ पे कोई अगर स्त्री आती है तो वो शर्मा जाती है। ठीक उसी प्रकार उनके भी साथ हुआ। ये लोग हंसने लगे तो वो हंसते हंसते भागे। ये लोग क्यों हंसने लगे? क्योंकि उन्होंने 3 भाषाओं में बोला थैंक यू। एक हिंदी में भी बोला, इंग्लिश में भी बोला, और तांगसू यानी कि उन्होंने जर्मनी में भी थैंक यू बोला। आप लोग भी सीख लीजिए कैसे जर्मनी में थैंक यू बोला जाता है। किसी को जाके बोलिएगा तांगसू। मदर टेरेसा बातों के मुड़ी थी। मैंने उनके हृदय मांस में चोर दरवाजे से झांका। मैंने उनके हृदय के जो दरवाजे थे, मांस रूपी उनके जो हृदय के दरवाजे थे, मैंने उसमें चोर की तरह झांका, उसमें देखा। मदर घर से आने के बाद
फिर आप घर नहीं गई? उन्होंने मदर टेरेसा से पूछा कि क्या आप घर से आने के बाद फिर दोबारा घर नहीं गई? कभी मिलने जुलने भी नहीं? फिर आप कभी मिलने जुलने भी मतलब अपने घर अपने देश नहीं गई? कान अपना काम कर चुके थे। कान अपना काम कर चुके थे। कान का काम क्या होता है? बातों को सुनकर दिमाग को संदेश पहुंचाना। तो लेखक कह रहा है कान अपना काम कर चुके थे। वाणी को अपना काम करना था। अब वाणी को अपना काम करना था यानी कि उन्हें जवाब देना था, पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी। लेकिन मदर टेरेसा ने उसका जवाब नहीं दिया यानी कि उसकी राह मोड़ दी। और तब मैंने सुनी यह कहानी, और तब मुझे ये कहानी सुनाई उन्होंने। सुनिएगा अब आप भी, कहानी बहुत शिक्षित करने वाली कहानी है। कई वर्ष हुए, फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन हुआ। कई वर्ष हुए, मदर टेरेसा बताती हैं कि बहुत वर्ष हो गए, फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गईं, और भारत की 2 मदर उस सम्मेलन में प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई। वे फ्रांस की ही थी, और वे फ्रांस की ही रहने वाली थी। जो मदर गई वो कहाँ की रहने वाली थी? फ्रांस की ही रहने वाली थी। उनके माता पिता फ्रांस में ही थे, और उनके जो माता थे पिता थे वो कहाँ पे थे? फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्री आ रही है, और उनके माता पिता को ये बात पता थी कि आज बरसों बाद हमें अपनी पुत्री से मिलने का मौका मिलेगा, अर्थात हमारी पुत्री आ रही है। दोनों माताएं अपनी अपनी पुत्री का स्वागत करने जहाज पर आई। अब दोनों माताएं अपनी अपनी पुत्री का स्वागत करने जहाज पर आई। दोनों पुत्रियां जो थी जर्मनी की ही थी, फ्रांस की ही थी। तो दोनों माताएं अपनी अपनी पुत्रियों का स्वागत करने के लिए जहाज पर आई। पर विचित्र बात तो यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाई। मतलब उन्हें पता था कि हमारी पुत्री बहुत वर्षों बाद आज अपने देश हमसे मिलने आ रही है। उनसे मिलने नहीं जा रही थी, मतलब वो प्रतिनिधि करने जा रही थी, लेकिन उनसे मिलने का मौका मिलेगा। और वो दोनों जहाज पर अपनी अपनी पुत्रियों से मिलने भी आई। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि वो अपनी पुत्रियों को पहचान न पाई, और आपस में कहती रही कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। और एक दूसरे से वो पूछती रह गई कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिली। और अंत में क्या हुआ कि उन्होंने हम दोनों लोग में से नाम पूछा दोनों लोग का, और तब जाकर वो हमें पहचान पाई, तब जाकर वो हमसे गले मिली। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उठते न उठते भाग गई। अब कहानी जैसे उन्होंने सुनाई तो लेखक के मन में बहुत सारे प्रश्न उठे। लेकिन जैसे ही इनके मन में प्रश्न उठे, जैसे ही उन्होंने कहानी सुनाई, वो तुरंत वहां से चली गई, भाग गई, मतलब तुरंत चली गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से वे एक स्वयं थे। तो लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है, निश्चित है कि उन दोनों पुत्रियों में से एक तो मदर टेरेसा ही होंगी। बस इतना ही एक दिन मैं उनसे और कहला सका, और दूसरे दिन ये लेखक बस इतना ही उनसे कहला सके। घर से बहुत चिट्ठी आती है, तो मैं यहाँ की किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। अब दूसरे दिन बस इतना ही लेखक कहला सके कि घर से बहुत चिट्ठी आती है। भाई आप भी अपने अगर परिवार से दूर रहते हैं तो लोग आपसे प्रश्न, आज तो मान लीजिए मोबाइल टेलीफोन लोग कर देते हैं, लेकिन उसमें चिट्ठियों को जमाना हुआ करता था। तो घर से बहुत चिट्ठी आती है, तो मैं यहाँ की किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ कि उनको भाई विश्वास रहे कि मतलब हाँ है। रोग पूरे उभार पर था, और रोग जो था, अब लेखक अपने रोग मतलब उनके रोग के बाद की बात बता रहे हैं कि जो रोग था वो पूरे उभार पर था, मतलब ठीक हो गया था। रोग, अच्छा उभार पर था मतलब बढ़ रहा था। रोगी के लिए असहाय था।
रोगी के लिए उस रोग को सहना अब असहाय था, यानी बहुत पीड़ादायक था। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। मदर टेरेसा ने क्या कहा कि मैं आज तुम्हारे लिए विनती करूंगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रतिभासित हो उठा था, और उनका चेहरा उस समय जो भक्त था, यानी कि कह सकते हैं आप, उसके चेहरे से प्रोत्साहित हो उठा था। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। रोगी ने कहा, कल भी मतलब प्रार्थना करना मदर। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री पर मिश्री कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती थी, पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो तो मसूड़े तक को छील देती। अब वो मिश्री तो थी और उसमें मिठास भी थी, लेकिन तुरंत वो मिठास देती, और वो बहुत तुरंत, मतलब तुरंत घुलती नहीं। मीठा तो लगता है कुछ देर के लिए, लेकिन वो तुरंत घुलती नहीं, तुरंत गायब हो जाती। और बल का अगर प्रयोग किया जाता उसे घोलने के लिए, तो मसूड़ों को छील देती। बोली, न कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। तो लेखक रोगी से बोलती, मदर टेरेसा रोगी से बोलती, नहीं, कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे ज्यादा कष्ट होगा। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया। और रोगी को ऐसा लगा, लेखक को ऐसा लगा कि 1000 वाट का बल्ब उनकी आंखों में कौंध गया। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुण से भी बहुतों को पाते देखा था। और बहुतों को देखा था बहुत रूप से सुंदर है, तो बहुत धन से सुंदर है, कोई बहुत धन से सुंदर था, कोई बहुत रूप से सुंदर था, कोई बहुत गुण से सुंदर था। पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसको पाए और किसका उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। लेकिन ऐसा मानवता के प्रति प्रेम, ऐसा मानवता के प्रति व्यवहार उन्होंने पहली बार देखा। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी। अब वो ऊपर के बरामदे में खड़े थे लेखक, और उन्हें खड़े खड़े एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। और वो जादू की पुड़िया ऐसी नहीं थी कोई मतलब दवा थी, वो एक जीती जागती जादू की पुड़िया, यानी कि लेखक किसी मनुष्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं। आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूपी का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। अब वो जादू ऐसा नहीं था कि जो काम रूपी मतलब मक्खियों को, मानव को मक्खी बना दे, बल्कि वो मक्खियों को जीवन देने वाला था, मक्खियों को आदि बनाने वाला जादू था। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, और जो सबसे बुजुर्ग थी उसमें मदर मार्गरेट, उनका कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, और वो इतनी कद से छोटी थी कि उन्हें गुड़िया कहा जा सकता है, जैसे गुड़िया हम देखते हैं बच्चे खेलते हैं। पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती थी, लेकिन उनकी चाल में ऐसी फुर्ती थी, कहने से तो वृद्ध थी लेकिन वो फिट थी पूरी तरीके से, यानी कि उनकी चाल में बहुत सही चुस्ती थी। कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। और कदम में फुर्ती यानी कि शारीरिक रूप से वो फुर्त थी, और व्यवहार में मस्ती यानी कि वो मानसिक रूप से भी स्थिर और बढ़िया थी। मानसिक रूप से भी क्या थी, व्यवहार में मस्ती, हंसी। उनका ये मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम की मशीन मात माने। और मतलब कहते ना, कुछ व्यक्ति देखिए होते हैं बुजुर्ग होने के बाद से भी उनका व्यवहार इतना अच्छा रहता है, इतना सरल रहता है कि क्या कहा जाए। उसी में से उनका लेखक ने जिक्र किया है कि वो हाइट से तो छोटी थी,
लेकिन वो शरीर से बहुत फिट थी, चलने में भी अभी ऐसा नहीं जैसे बुजुर्ग लोग धीरे धीरे चलते हैं, चलने में फुर्ती, बोलचाल, हंसी मजाक और कहते हैं ना मोतिया फेंकना, जैसे लोगों को खुश करना, तो वो उनके अंदर ये लक्षण था। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। 40 वर्षों से लगातार वो भारत में लोगों की सेवा, रोगियों की सेवा करने में लीन थी और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। लेखक कहते हैं ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया। अब एक रोगी आता है ऑपरेशन के लिए, ऐसा आराम में पला जीवन कहने की बेचारे को आदत सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मदर मर जाऊंगा, उसने विहल होकर कहा। वातावरण चित्कार की विहलता में से भर आया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। अब एक रोगी आता है और वो पीड़ा से बहुत व्याकुल रहता है और वो आराम से रहने वाला व्यक्ति, उसने इस प्रकार वहां पर अपने दुखों का वर्णन किया कि वातावरण शोक से भर आया, लेकिन मदर की हंसी की झपकी तक नहीं खाई। उनकी जो हंसी थी, मुस्कुराहट थी, उसने झपकी तक नहीं खाई। बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आज एवरीथिंग, सब कुछ, कुछ कुछ और सब तक नथिंग, बस तक नथिंग, यानी कि उनका कुछ लैंग्वेज है, कुछ नहीं। और वे इतने से खिलखिलाकर हंसी की आसपास कोई होता तो झेप जाता, और वो इतने से बोलने से ही आसपास अगर कोई होता तो वो हंसी के कारण मतलब झेप जाता, मतलब हंसते रह जाता। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्त में उठ उभारता रोगी ने जोर से चुटकियां बजाकर किलकिली, जीती जीती जूती, यह उनकी जी उठी जी उठी। और उन्होंने फिर देखा कि एक रोगी था जो चुटकियां बजाकर जी उठी चीजें बोलता था। यह अनुभव कितनी चमत्कारी है कि यहां जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमय है। और उन्हें कहा, लेखक देखते हैं कि ये कितना अनुभव चमत्कारी है कि यहाँ पर जितना जो बुजुर्ग है, अक्सर क्या होता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो निराश होते हैं, देखिएगा, और बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो लेखक कहते हैं ये कैसा चमत्कारी दृश्य है कि यहाँ पर जो जितना बुजुर्ग है वह उतना ही मुस्कानमान है, यानी कि उतना ही खुश है। यह किस दीपक की ज्योति है, यह किस दीपक की ज्योति है जागरूक जीवन की, ये किस दीपक की ज्योति है। लेखक सोचते हैं, फिर कहते हैं क्या ये जागरूक जीवन की ज्योति है, लक्ष्यदर्शी जीवन की, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, या सेवानिवृत्त जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद में रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। अब लेखक सोचते हैं कि किस चीज की ज्योत है, ये सेवा की ज्योति है, ये भाषा की ज्योति है, ये समर्पण की ज्योति है, आखिर ये विश्वास की ज्योति है, किस चीज की ज्योति है, लक्ष्य की ज्योति है कि इतने लोग मुस्कुरानमाए, इतने अच्छे जीवन जी रहे हैं, मतलब इतने खुश हैं, वृद्धावस्था में भी इतने खुश हैं। सिस्टर क्रिस्टहेल्ड का तबादला हो गया। अब सिस्टर जो क्रिस्टहेल्ड थी उनका तबादला हो गया, जो कि जर्मनी की रहने वाली थी। अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेंगी। अब वो जो धानी का भील सेवा केंद्र है वहां पर काम करेंगे। ओह, उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं है। लेखक कहते हैं अब कि उनका तबादला हो गया और वो जंगली इलाका था, लेकिन वो अपने इतने लीन है कि उन्हें स्वर्ग के अलावा कुछ दिखता ही नहीं।
वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती और फुदकती। और वो मतलब कहते हैं खुश होना, जो खुशी रहते हैं, तो उस खुशी में हमसे मिलने आई। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, और यहाँ से जाने का उन्हें कोई दुख नहीं है कि मतलब ऐसे इलाके से छूटकर मैं किसी जंगली इलाके में जा रहा हूँ, लेकिन उन्हें कोई दुख नहीं है। एक एक नई जगह देखने का भाव उसके रोम रोम में, पर मुझे उसका जना कचोट सा रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। और नई जगह जाने का, नई जगह देखने का जो भाव था, जो उनकी खुशी थी, वो उनके रोम रोम में थी, लेकिन उनका जाना लेखक को कचोट रहा था। और लेकिन वो दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। कहते हैं ना, हम जब जाते हैं तो जिनके साथ रहते हैं उनसे मिलते हैं। तो ठीक ऐसे भी ये रोगियों के साथ ये लोग रहा करती थी, तो ये रोगी से मिलने चली गई और रोगियों से। इधर उधर आते जाते वह दोनों 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। इधर उधर आते जाते वो 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उन्होंने मतलब लेखक की ओर नहीं झांका, मतलब इस कमरे में नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे उसे किसी में भी नहीं उलझना है। लेखक कहते हैं कि मैंने अपने से कहा कि कोई लाख उलझे लेकिन उसे किसी से नहीं उलझना है। उनसे कोई लाख उलझे लेकिन उन्हें किसी से नहीं उलझना है। और तब सिस्टर केस्ट हेल का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निसंग निर्लिप्त निर्द्वेद जीवन पूरी तरह से मेरे मानस चतुर्धों में समा गया। और फिर मैंने आप कहा, सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड, हम भारतवासी गीतों को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतज्ञ हुई। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। फिर अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनसे कोई लाख उलझना चाहे लेकिन वो किसी से नहीं उलझना चाहती थी। फिर लेखक के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान उत्पन्न होता है, और लेखक कहते हैं अपने मन से कि सिस्टर, हम भारतवासी गीतों को कंठ में रखकर धनी हुए। हम लोगों ने गीतों को कंठ में रखकर धनी हुए, लेकिन आपने उस गीतों को, उसको जीवन में लेकर कृतज्ञ हुई, यानी कि धनी हुई। तो ये थी बच्चों हमारे रॉबर्ट नर्सिंग होम की पूरी कहानी, जो कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया है। ये एक घटना का हम कह सकते हैं वर्णन है। और बच्चों कहानी आपकी यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी आपको इसके गद्यांश पर आधारित प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं बता देना चाहूँगा, हमारे इस चैनल पर क्लास 10th और 12th हिंदी मीडियम के बच्चों की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है यूपी बोर्ड की। अगर आप भी करना चाहते हैं तो पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। फिर मैं अपना जो व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ इसको लिख लीजिएगा, इससे भी जुड़ जाइएगा ताकि जो आपको PDF होते हैं वो मिल पाए। तो 9532060199 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इससे जुड़ जाइएगा ताकि आपको PDF मिल सके। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।